नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा में विधायक इंद्र लखनपाल जी, जो इस बार दूसरी बार विधायक बने हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में बजट पेश किया है और उस बजट को लेकर उनका क्या मानना है। जैसा कि आपने पिछले साक्षात्कार में विधायक इंद्र लखनपाल जी के साथ चर्चा की और वहां पर हमने ओपीएस को लेकर और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जो हुए हंगामे को लेकर चर्चा की है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है, विपक्ष में कांग्रेस पार्टी आज बैठी हुई है। विपक्ष का उसके ऊपर क्या आरोप है, विपक्ष क्या मानता है कि उस बजट में क्या चीजें अच्छी हो सकती थी, क्या चीजें जो है वो ठीक हुई है, क्या नहीं हुई है। इस चर्चा को लेकर मैं आपके पास फिर लेकर चल रहा हूं विधायक इंद्र लखनपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बार बजट पेश किया है। इस बजट की एक मायने और भी बनते हैं कि मिशन रिपीट 2022 हिमाचल प्रदेश में भाजपा चाहती है। तो पहले तो ये आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि भाजपा ने मिशन रिपीट 2022 को ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और जयराम ठाकुर जी ने तो अपनी तरफ से यही कोशिश की है कि हम 2022 का जो बजट प्रस्तुत करेंगे उसमें हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से लाएंगे। ये उनकी एक मंशा हो सकती है, लेकिन जो बजट के ऊपर आप देखें कि मात्र थोड़ा थोड़ा देकर उन्होंने एक कोशिश करी है कि हम जनता का दिल जो है जीत लेंगे, लेकिन जनता की जो सही मायने में समस्या है वो कहीं पूरी होती इस बजट में नजर नहीं आ रही है। कहां से आप पैसा लाएंगे, कैसे आप बजट में जो आपने घोषणाएं करी है उनको पूरा कैसे करेंगे। आपके 3 महीने तो इनको समझने में लग जाएंगे कि करना कैसे है, और उसके 3 महीने बाद तो इलेक्शन है, तो कहां से कर पाएंगे ये लोग। तो ये जो इन्होंने एक लॉलीपॉप दिया है, वो लॉलीपॉप जो है अब उसमें ना तो मिठास है ना खटास है, वो एक चला हुआ लॉलीपॉप है। वो अब जनता को समझ आ गई है सारी बातें। जनता जिन मुद्दों के ऊपर बात कर रही है, आउटसोर्स के ऊपर बात कर रही है, आउटसोर्स की पॉलिसी के ऊपर बात कर रही है। आपने क्या किया? आउटसोर्स के कर्मचारियों को 1000 रुपया बढ़ा के दे दिया। आउटसोर्स के कर्मचारी 1000 रुपया नहीं चाह रहे हैं, वो मान सम्मान चाह रहे हैं। और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि उनके लिए कोई नीति निर्धारण की जानी चाहिए कि उनका एक जो सरकार के अंदर उनको कैसे सम्मिलित किया जाए, उसके बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए था। आपने आंगनवाड़ी के जो लोग हैं काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उसके बारे में सरकार कुछ करने को तैयार नहीं है। उल्टा उनको 5000-1500 रुपये बढ़ा दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं। अरे, आज की डेट में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या हेल्पर है उनको कितना पैसा मिलता है? 9000 रुपये दे रही है सरकार। अब वर्तमान समय में जो बढ़ोतरी के साथ देगी सरकार आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को, और जो हेल्पर है उनको 45, 46, 4700 रुपये देंगे। आप मुझे बताइए, एक महिला के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है? अपने बच्चों की भी शिक्षा करवानी है, अगर उनके पति बीमार है या वो काम नहीं कर सकते तो 8-9 हजार में क्या करेगी वो? क्या उनका घर चल पड़ेगा? उनके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? तो इस प्रकार से जो एक सामाजिक जो जिम्मेवारियां हैं, जो उसका निर्वहन होना चाहिए आज के महंगाई के जमाने में। आज आप पेट्रोल की कीमत देखिए, डीजल की कीमत देखिए, खाद्यान्नों की कीमत देखिए, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है सरकार की गलत नीतियों की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से। और महंगाई तो रातों रात बढ़ रही है। अभी तो सरकार को बहाना मिल गया कि अब यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो अब रेट और बढ़ जाएंगे। तो ये जनता को लूटने का जो इन्होंने एक सिलसिला चला रखा है, जनता इनको समझ चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, तो क्या अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाने का सरकार कोई पॉलिसी बनाने का प्लान कर रही है? निश्चित रूप से रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं हम कि हफ्ते 10 दिन के बाद जो है 10 से 12 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाएंगे। उससे जो सारे पूरा महंगाई और बढ़ जाएगी। और इनके जो आर्थिक विशेषज्ञ जो है एक्सपर्ट हैं वो खुद बोल रहे हैं कि आपको महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। और इनके जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो खुद बोल रहे हैं। तो इनके तो जो जितने बुद्धिजीवी वर्ग स्वयं बोल रहा है कि महंगाई बढ़ेगी। और आज महंगाई की आप देख लीजिए, इन्होंने विधायक निधि बढ़ाई, स्वागत करते हैं हम उसका, 20 लाख रुपया बढ़ा दिया, 2 करोड़ कर दी। लेकिन आप एक बात देखिए कि 20 लाख 2 करोड़ से एक विधायक के पास यहाँ पर 25-30 करोड़ रुपए के एस्टिमेट्स आते हैं। और महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, आप रेत का ट्रक देखिए कितना महंगा हो गया, ईंट का ट्रक कितना महंगा हो गया, सरिया कितना महंगा हो गया, सीमेंट कितना महंगा हो गया। उस रेशो के हिसाब से पैसे को बढ़ाया जाना चाहिए था। कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए विधायक की निधि होनी चाहिए।
आपने ऐच्छिक निधि 10 से 12 लाख रुपए कर दी, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज एक विधायक के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है, कितने मरीज हमारे पास आते हैं, किसी का 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता है, किसी का 2 लाख रुपए का खर्चा होता है, और यदि हमने उसको किसी के विवाह में पैसे देने हैं, कोई और सामाजिक कार्यों में पैसे देने हैं, तो जो हम पैसा उनको वितरित करते हैं उस पैसे से उनका काम नहीं चलता है। तो इनको जो है इस रेशो के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए था, ताकि लोगों को जिसको हम दे तो सम्मानजनक राशि उनको दे, ताकि उनको भी लाभ हो। लखनपाल जी, एक बड़ा सवाल मैं यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ। जो मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें आपको स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या लगता है? क्या उन्होंने कोई अच्छा किया है उसमें? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में सिर्फ सरकार ये बोलती है कि हमने हिम केयर बना दिया, हमने आयुष्मान कार्ड बना दिया, हमने इतने वेंटिलेटर लगा दिए, हमने इतने गैस के प्लांट, ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगा दिए। देखिए, उन चीजों को उजागर करने की, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वो बोलते थे पहले कांग्रेस के समय में 4 ऑक्सीजन के प्लांट होते थे और 8-10 वेंटिलेटर होते थे। अरे भाई, उस समय ये महामारी नहीं थी, और हमारा यहाँ जो प्रदेश है ये जलवायु के रूप से और पेड़ों की वजह से, और यहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है, तो बीमारी की वजह से लोग घबरा गए और कुछ ऐसा वातावरण पैदा हुआ कि उसमें जरूरत पड़ी। आज उन वेंटिलेटर्स के हाल क्या है? उन वेंटिलेटर्स को चलाने वाला कौन है? वहां पर आपके पास एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, आपके पास जो ट्रेंड जो उसको वेंटिलेटर को चलाने के लिए स्टाफ नर्स चाहिए होती है वो नहीं है। एक वेंटिलेटर के ऊपर 4 लोगों का स्टाफ काम करता है, ट्रेंड लोगों का, वो सरकार के पास है नहीं। आप बोल रहे हैं कि हमने इतने लगा दिए। और दूसरा, जहां पर मैं अपने बरसर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं, हमारे जो सिविल हॉस्पिटल में मात्र जो है 10 लाख रुपए दिए उन्होंने पूरे इसमें 5 वर्ष में। पहले उसमें 50 लाख थे, 1 करोड़ भी था, लेकिन अभी जो वर्तमान एलोकेशन हुई है बजट की, उसमें केवल मात्र 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए से क्या सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनेगी? ये कोई संभव है? ये होना ही नहीं है काम। तो सरकार की मंशा नहीं है कि बरसर विधानसभा क्षेत्र में जो स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए। आपने हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बीजेडी के लिए कोई बजट में प्रावधान नहीं किया। आपने भोटा के लिए जो है वहां पर जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्टाफ है भोटा में, केवल मात्र 1 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स की पोस्ट वहां पे स्वीकृत है, और 24/7 जो है वो पीएससी चलती है, और उसमें केवल मात्र 1 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स। फिर उनको काम चलाने के लिए जो है कभी कोई हमीरपुर से डेपुटेशन में भेज रहे हैं, कोई बरसर में से किसी को उठा के वहां डेपुटेशन पे भेज दे रहे हैं। ऐसा ही जो है अन्य पीएससीज में हो रहा है। तो इससे कोई स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ मिल रही है लोगों को? तो इतने भारी भरकम जो हमने सिस्टम बनाया हुआ है उसको संगठन करने की जरूरत है, वो बजट में कहीं भी नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से देख लीजिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में 3 डिस्पेंसरियां खुली थी आज से 6 वर्ष पहले। उनमें ना तो डॉक्टर है, ना फार्मासिस्ट है, ना उनमें अन्य स्टाफ है। सरकार ने अभी तक वहां पे फंक्शनल पोस्टें स्वीकृति नहीं करी है। 5 साल से मैं लगातार बोल रहा हूँ विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री महोदय को बोल रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर को बोल रहा हूँ, लेकिन सरकार के कान में जो नहीं रेंग रही है। प्रश्न भी लगा के हमने देख लिया, प्लानिंग की मीटिंग में भी बोल के देख लिया, लेकिन सरकार जो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। डेंटल डॉक्टर्स हमारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतने बेचारे वो 20-20, 25-25 लाख रुपया खर्च करके उन्होंने अपनी डॉक्टरी करी, आज वो घरों में बैठे हैं। उनके लिए सरकार ने कोई जॉब्स भरने की कोई गारंटी नहीं दी है, कोई उसमें उनकी नीति नहीं है। आज सरकार बोलती है कि हम 30,000 नौकरियां भरेंगे। पिछली बार भी उन्होंने कहा कि हम 30,000 नौकरियां भरेंगे। कहां भर रहे हैं? JOIT वाले जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने आज अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को कि हम सोमवार को जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या सरकार ये कर रही है? कैसे सरकार चला रहे हैं? ये केवल मात्र झूठी वाहवाही लेके। अभी इन्होंने वृद्धा पेंशन को 60 वर्ष किया, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसमें भी राइडर लगा दिए। 60 से 65 साल को इतनी मिलेगी, 65 से 69 साल वालों को इतनी मिलेगी, 69 से 80 साल वालों को इतनी मिलेगी। आपने जब देना ही है किसी को तो एक बारी में दो ना। अब राइडर लगा के क्यों दे रहे हो? जब आपकी मंशा की हमने सोशल वेलफेयर करना है तो आप उसको उस हिसाब से दो। आप बोलते हैं कि हमने 2022 में जो कोई भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए, कोई भी घर टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। आप घर दे कहां रहे हैं? आप मुख्यमंत्री आवास योजना में देख लीजिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में कितने मकान मिले। अगर जो 50-60 मकान मिल भी गए होंगे 4-5 सालों में, तो बाकियों को वो कहां जाएंगे? तो सरकार का जो एक विजन होना चाहिए तो है नहीं है। टूरिज्म के उससे जो है हमारा पूरा प्रदेश में जिला हमीरपुर तो पूरी तरह से इग्नोर है, और खासकर बरसर विधानसभा क्षेत्र तो बिल्कुल ही इग्नोर है। ये तो जो विधायक प्राथमिकता के अंदर जो हमारा राइट बनता है विधायक का,
उसके माध्यम से हमने थोड़ी जद्दोजहद करके कुछ पैसा हमने अपने बरसर विधानसभा क्षेत्र को लाया है। और अभी जैसे अभी एक ये बाड़ा खलौत सुदर का जो एक ब्रिज के उसमें पैसा सैंक्शन हुआ है नाबार्ड के माध्यम से, मेरी विधायक प्राथमिकता से सैंक्शन हुआ है, लेकिन उसमें 6 करोड़ रुपए का आपका एस्टिमेट और 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं आप, कैसे काम चलेगा? कब काम होगा पूरा? तो सरकार की जो नीयत है वो विकास की तरफ कम है और झूठी वाहवाही लेने की तरफ ज्यादा है। तो एक इन्होंने कार्यक्रम चलाया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में कि नई मंजिलें नई राहें, तो मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय मंजिलें ढूंढते ढूंढते राहें भी भटक गए। तो ये बजट का सार है। अंत में इस बजट को अगर 10 में से नंबर देने हो आपने, विपक्ष में बैठते हुए भी और एक व्यक्तिगत सोच भी रखते हुए, तो कितने नंबर देना चाहिए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो उनका एक वो साधारण परिवार से निकले थे और जनता को उनसे बहुत अपेक्षा थी कि बहुत अच्छा काम करेंगे, और उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन ना जाने ब्यूरोक्रेटिक उसमें दबाव की वजह से या जो हमारा आर्थिक ढांचा है उसके दबाव में वो कर नहीं पाए। हालांकि वो डबल इंजन की सरकार की बार बार बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार काहे की सरकार है जब आपने लेना ही लोन है? डबल इंजन सरकार का मतलब ये होता कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश को स्पेशल कोई आर्थिक बजट देते, आर्थिक पैकेज देते, तब तो मानते भी कि डबल इंजन सरकार ने हमें कुछ दिया। बार बार हर बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, उनको बधाइयां देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी यहाँ आ जाते हैं, अमित शाह जी आते हैं, नड्डा जी आते हैं, दे के कुछ जाते नहीं है। तो प्रदेश को तो ठगा जा रहा है ना। तो आर्थिक तो ढांचा हमारा बिगड़ा हुआ है, लोन के ऊपर सरकार डटी हुई है, डबल इंजन फेल है, फिर आप कैसे विकास की बात कर रहे हैं? ये समझ से परे। जल शक्ति मिशन को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत पॉजिटिव दिख रही है कि जल शक्ति मिशन हिमाचल प्रदेश का एक बहुआयामी चर्चित एक प्रोग्राम है, इसको क्या आप मानते हैं? क्या ये देखिए, केंद्र सरकार की ये बहुचर्चित जो योजना है जल शक्ति विभाग के अंदर, ये एक अच्छी योजना है, लेकिन इस योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जो आने वाले समय में एक छानबीन का केंद्र बनेगा। क्योंकि अभी हुआ क्या, देखिए, आपके पास आपने सोर्स पैदा नहीं किए कि आपने पानी कहां से लिफ्ट करना है, और आपने अभी तो हमारे क्षेत्र में जो है कई जगह पे अभी नलके लगे नहीं है, और वहां पर भी पाइपों में बंदर बांट हुई है, नालियों में जो पानी की नाली है उसमें भी बंदर बांट हुए। कहीं आप 50 पाइपें दे रहे हैं, कहीं 30 दे रहे हैं, कहीं 40 दे रहे हैं, कईयों को आप 5 दे रहे हैं, कईयों को आप दे ही नहीं रहे हैं, कईयों को आप डरा धमका के भगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बंदर बांट हुई है, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 2800 करोड़ रुपए की केवल मात्र पाइपें खरीद की गई, और जो होना चाहिए था, जहां पर जो हमारा सोर्स है, जहां से हमारे को पानी आना है विधानसभा क्षेत्र को, सबसे पहले उसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए था, तो वो इन्होंने किया नहीं। और इसमें केवल मात्र हमारे प्रदेश से बाहर की 8 कंपनियों को 500 करोड़ के ठेके दे दिए। अब वो ठेके, वो पैसा कहां से आएगा? बजट इतना आया नहीं है, तो ये ठेकेदारों को बंदर बांटे, और क्या है, इसमें भ्रष्टाचार है बहुत बड़ा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार की जिस प्रकार से पूरे गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में ये बोर्ड लगाए जा रहे हैं, आज आप गांव में जाके देखिए, आपको हर जगह जाना मिलता है, आज भी 5-5, 7-7 दिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो फिर उन नलकों को लगाने का फायदा क्या? अगर उसमें पानी नहीं निकलेगा, उसमें हवा ही निकलनी है, तो फिर उसका श्रेय लेने की होड़ क्यों लगी हुई है सरकार को? इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, हजारों करोड़ों रुपया जो है उस बोर्डिंग लगाने पे खर्च कर रही है सरकार, वो आप वेलफेयर में खर्च करें, विकास में खर्च करें। अगर आप अच्छा काम करेंगे, नल लगाएंगे, और प्रचार करने का तो डिजिटल इंडिया है। अब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, क्या जरूरत है होर्डिंग बोर्डिंग लगाने की? इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? सरकार इसके बारे में जवाब दे, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। तो ये सरकार जो है होर्डिंग बोर्डिंग की सरकार बन रखी रह गई है, धरातल पर विकास जीरो है। जी, धन्यवाद लखनपाल जी, इस चर्चा में बने रहने के लिए। सकारात्मक रूप से आपने अपनी जो विचार रखे हैं वो बड़सर की जनता या फिर क्षेत्र की जनता जो है वो जरूर समझने का प्रयास करेगी। इस तरह से हमारे साथ आप बने रहे हमेशा इसी तरह की चर्चाओं के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।